फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। व्हाट प्रोविजंस हैव बीन गिवन इन एजुकेशन फील्ड इन इंडिया। यानी कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनका पर्पस क्या है, उनका मीनिंग क्या है, इन सब के बारे में आपको बताना है। साथ के साथ व्हाट आर द आर्टिकल्स 41, 45 एंड 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे जो आर्टिकल 41 है, 45 और 46 है, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का आर्टिकल जो है ये क्या बताता है हमें। ये जो है हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है पार्ट 4 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिखाए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का पार्ट 4 है, उसके अंदर इनको दिखाया गया है। दैट इज फ्रॉम 36 टू 51 के बीच में इनको इंक्लूड किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर स्पेशली डिजाइन टू एस्टेब्लिश एंटायरली सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया ही क्यों गया है, उनको डिजाइन क्यों किया गया है, ताकि वो जो सोशल या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसको पूरे इंडिया के अंदर पूरी अच्छी तरीके से आप क्या है उसको एंटायरली एस्टेब्लिश कर पाए। इसके लिए जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, यानी कि आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज डाउन दैट although these directive principles are not justifiable, yet these are nevertheless fundamental in the governance of the country and they shall be followed by the state while making the laws and formulating policies। यानी कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारा आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो जस्टिफाइबल नहीं है, जस्टिफाई हम उनको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी स्टेट पॉलिसी वगैरह बना रही है या फिर कोई भी लॉ वगैरह बना रही है, तो इन पॉलिसीज और जो लॉ बनेंगे उनको जो बनाने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको बनाया क्यों गया है कि हमें आर्थिक और जो हमारी सामाजिक जस्टिस हमें चाहिए, उसके लिए भी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपकी हेल्प करते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी कि लोगों को इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस देना भी एक तरीके से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज गाइडलाइन प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो एक तरीके से गाइड प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर 3 ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो ये इन तीनों को एक तरीके से गाइड देने में हेल्प करते हैं। जुडिशरी इज कंडक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर एंड इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन। जुडिशरी का काम मेनली यही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखा जाए, यानी कि कानून वगैरह को फॉलो किया जाए अच्छी तरीके से, और जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी जो भी चीज़ें हैं उन सबको फॉलो किया जाए। तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं हमारी तीनों जो हमारे मेनली बॉडीज हैं उनको काम करने में, 3 ऑर्गन्स को काम करने में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। नेक्स्ट वन इज टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगर आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर या किसी भी नेशन के अंदर क्रिएट करनी है, तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। But our founding father were aware of the fact that political democracy cannot be established successfully in the absence of social and economic democracy। लेकिन जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने क्या कहा कि आप जो है जब तक डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं एस्टेब्लिश कर पाएंगे, जब तक हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी एब्सेंट रहेगी। With this purpose in the view, they provide for the directive principles which aims at establishing economic and social democracy। और इसीलिए जो है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश किया। ये हमारे 4 मेन पॉइंट थे कि हमारे सोशल जो हमारा पर्पस क्या है, किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाने का क्या पर्पस था, यही था कि हमारा जो लॉ या पॉलिसी कोई भी बनेंगी उसमें ये हेल्प करेंगे। हमारी जो बॉडी है, 3 मेन ऑर्गन है, उनको हेल्प करेंगे जब भी वो कोई डिसीजन वगैरह लेंगे। साथ के साथ अगर हम जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चाहते हैं तो उसके लिए हमें सोशल और इकोनॉमिक हमें जो है प्रॉपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह को फॉलो करना चाहिए, तभी हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है।
सपोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये जो है पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू इंजॉय द सपोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। नो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर पब्लिक ओपिनियन। कोई भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बनेगी, वो पब्लिक ओपिनियन को साइड में नहीं रख सकती, यही हमारा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है। एजुकेशन वैल्यू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ग्रेट एजुकेशन एजुकेटिव वैल्यूज, they will keep imparting the instruction to the prosperity of those higher values which the founding father had in mind while framing the constitution। जब हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, तो उन्होंने एजुकेशन वैल्यूज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था, और उनको कभी भी हम जो है डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज यूजफुल मैक्सिमस फॉर नेशनल यूनिटी, यानी कि आप अगर जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको एक चीज होगी, आप जो अपनी नेशन की यूनिटी को प्रमोट कर पाएंगे, लोग जो है एकजुट होकर काम करेंगे, लोग जो है बिना झगड़े वगैरह के काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज यूजफुल मॉरल प्रिस्पेक्ट्स, यानी कि इसके अंदर देखा गया है मॉरल प्रिंसिपल्स वगैरह को फॉलो किया जाए टू इंस्पायर द स्टेट टू वर्क फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल, यानी कि हमारी जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होंगी, उनको ताकि ये लगा रहे कि हमें जो है पीपल के लिए ही काम करना है और उनके लिए अच्छा काम करना है। तो इसके लिए भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। वैल्यूएबल गाइडेंस, आपको जो है टाइम टू टाइम पर गाइडेंस दी जाए, डायरेक्शन दी जाए for the union and the state government, and act as lighthouse in the darkness। Next one is आइडल फॉर द वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट के लिए आइडल हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनफोर्स इन देयर ट्रू स्पिरिट, इंडिया विल बिकम द वेलफेयर स्टेट। अगर उनको अच्छी तरीके से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, तो इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, these principles are fundamental in the governance of the country, all the agencies responsible for governing the country should be guided by the principles। यानी कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए गए हैं, उनकी हेल्प से ही जो हमारी जो भी गवर्नेंस है, यानी कि जो भी प्रॉपर तरीके से रन करेंगी, जो भी गवर्नमेंट आएंगे हमारी, जो भी हमारा स्ट्रक्चर वगैरह है, वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या करता है, डायरेक्ट्स द स्टेट, स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू मेक इफेक्टिव प्रोविजंस, ताकि वो अच्छे से अपने प्रोविजंस वगैरह बनाए, प्रावधान वगैरह बनाए। सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, राइट टू वर्क यानी कि लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनके वर्क को सिक्योर किया जाए, यानी कि उनकी जॉब को सिक्योरिटी दी जाए। राइट टू एजुकेशन या फिर राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर जो है लोगों को कोई दिक्कत है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है कि लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही, या ओल्ड एज मतलब कि बूढ़े लोग हैं, या फिर सिक, या फिर वो बीमार व्यक्ति हैं, और इन अदर केस ऑफ अंडर सर्व्ड होम्स, मीन्स राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इसके अंदर दिया गया है। कि गवर्नमेंट को जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं कि हमारा आर्टिकल 41 के अंदर बताया गया है कि गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रोविजंस बनाने होंगे, और अगर कोई इंसान बूढ़ा है या बीमार है या फिर कोई भी केस है या फिर अनएम्प्लॉय है वो, तो गवर्नमेंट को उसके लिए अलग से प्रोविजंस बनाने होंगे। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 45। 45 आर्टिकल क्या कहता है, इट सेज द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर from the commencement of this constitution for free and compulsory education for the child until they complete the age of 14 years। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 10 ईयर बाद, मतलब 10 ईयर के अंदर अंदर हर 14 साल से कम बच्चे के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान लाया जाएगा। दिस एक्सप्रेशन स्टेट which occurs in this article is defined in article 12 to include the government and the parliament of India and the government and the legislature of the state and all the local and other author, it is within the territory of India or under the control of the government of India। यानी कि आप एजुकेशन कंपलसरी और फ्री एजुकेशन किसको प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया था कि जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर रह रहा है इस टाइम पर, जो भी इंडिया का पार्ट है, उसके अंदर अगर कोई भी सिटीजन है और इंडियन सिटीजन है, तो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था कि विद इन द 10 ईयर्स, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है उससे 10 ईयर के अंदर अंदर ये प्रावधान लागू किया जाएगा। Because of government effort, literacy rate in our country has gone up
टिल ए वाइड स्प्रेड इलिटरेसी डिमांड्स मच मोर टू बी डन। लेकिन जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स थे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान लाया जाए कि लोगों को फ्री में एजुकेशन दी जाए, बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, 14 साल से कम को उनको मिड डे मील वगैरह दिया जाए, ये सारे प्रावधान फिर भी सही हैं। इसकी वजह से हमारा जो लिटरेसी रेट है वो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी जो इलिटरेट पीपल हैं, इलिटरेसी रेट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके लिए गवर्नमेंट को जो है रेगुलरली वर्क करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आर्टिकल 46 क्या कहता है। ये डायरेक्ट करता है द स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर ऑफ केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। यानी कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको स्पेशल केयर दी जाए। दिस आर्टिकल डिजायर द स्टेट टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। इन्होंने कहा है कि सोशल और इकोनॉमिकल जो है स्टेटस या इंटरेस्ट लोगों का देखा जाए जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। द स्टेट ऑल्सो हैज बीन डायरेक्टेड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सोशल इंजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। अगर उनको कहीं जाने से रोका जा रहा है या फिर उनके साथ कोई सोशल इंजस्टिस हो रही है, तो उस केस के अंदर जो स्टेट है उनको प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट वन इज very sincere effort are required on the part of the government and the public to protect the weaker section of the society, social injustice and all the form of exploitation। ये जो है हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होगा इस चीज़ के ऊपर कि हर इंसान जो है इक्वल है, आपको इक्वल मानना होगा, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। हमारी स्टेट को ये भी देखना होगा, साथ के साथ जो है अगर किसी को एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, किसी को कहीं जाने से रोका जा रहा है या उसको जो है गलत बोला जा रहा है, तो इन सबको जो है प्रोटेक्शन आप दिलाएंगे। तो ये हमारा जो है आर्टिकल 46 के अंदर बताया गया है। आज का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के अंदर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में, मीनिंग के बारे में, पर्पस के बारे में स्टडी किया है। साथ के साथ हमने आर्टिकल 41, 45 एंड 46 को भी कवर किया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।